नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सभी का स्वागत है। कल से वाराणसी के विवादित ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। यह मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्वे से पहले आज जुमे की नमाज के वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद में क्या क्या हुआ। आज आप यह भी देखेंगे कि 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने कैसे आज के मंदिर मस्जिद विवाद को पैदा कर दिया था। और आज आप इंडिया चाहता है में यह भी देखेंगे कि कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों ने हिंसा के लिए कौन सा नया पैटर्न आजमाया है और कैसे उनका हिसाब ऑन द स्पॉट अब किया जा रहा है। शुरुआत ज्ञान व्यापी मस्जिद से करते हैं। मस्जिद के सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सिर्फ मस्जिद है या मस्जिद के भीतर जमीन में नीचे मंदिर के भी अंश हैं। और इसी से आज का मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ है जो हमने आज पूछा है। सवाल है कि क्या सर्वे के नतीजे ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद खत्म कर पाएंगे। अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, अगर लगता है नहीं तो ऑप्शन बी पे जाके वोट करिए। और @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप इस पोल में शिरकत कर सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में जिन तमाम दर्शकों ने जवाब भेजे हैं वो नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं कि क्या सर्वे के नतीजे ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद खत्म कर पाएंगे। इस बात को अब समझना होगा कि ज्ञान व्यापी का विवाद कानूनी है, लेकिन जब भी काशी, मथुरा या फिर अयोध्या के धार्मिक स्थलों की बात होती है तो वो विवाद कानूनी से ज्यादा राजनीतिक हो जाते हैं और सीधे सीधे जाकर जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, क्योंकि ये तीनों मुद्दे उनके यानी संघ परिवार के राजनीतिक एजेंडे पर थे। अब ऐसे में जब कल सर्वे शुरू होने वाला है ज्ञान व्यापी मस्जिद का, उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। वो कल भी बनारस में हैं। थोड़ी देर बाद वो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन भी करने वाले हैं। आज तक दिन भर उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान व्यापी विवाद पर कुछ भी नहीं बोला। वो केवल काशी कॉरिडोर, अयोध्या और तमाम वो बातें करते रहे जो विवादों से कोसों मील दूर हैं। ज्ञान व्यापी पर आज दिन भर क्या हुआ, क्या क्या एक्शन रहा, कैसे बनारस से लेकर दिल्ली तक भागादौड़ी मस्ती रही, विवाद होते रहे, राजनीतिक जवाब पलटवार होते रहे, इस पर दिखाते हैं आपको हमारी आज की सबसे खास रिपोर्ट। तो वहाँ स्पष्ट रूप है कि मंदिर को तोड़ करके आधे भाग में मंदिर है, आधे भाग में मस्जिद है। ये ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो मामला चल रहा है वो बाबरी मस्जिद का रिप्ले हो रहा है। ये संयोग है या फिर भविष्य के लिए राजनीतिक प्रयोग का संकेत कि शनिवार को जब ज्ञान व्यापी का सर्वे शुरू होगा, ठीक उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जंगमबाड़ी में योगी साधु संतों के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। और एक संयोग ये भी कि जिस ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक बार फिर आमने सामने है, उसका नाम योगी ने एक बार भी नहीं लिया। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र जरूर किया। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर काफी मुखर रहे हैं।
वाराणसी में योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम पहले से ही तय था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को कई विकास योजनाओं की शुरुआत करनी है। भले ही बीजेपी खुद को ज्ञानवापी विवाद से दूर रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शनिवार सुबह 8 बजे जब कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश करेंगे, उस दौरान योगी आदित्यनाथ भी काशी में ही मौजूद रहेंगे और उनकी भी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर काफी मुखर है। ज्ञानवापी मस्जिद को वो अयोध्या के राम मंदिर विवाद से जोड़कर देख रहा है। बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ, वहाँ खुदाई हुई, कुछ चीज़ें मिली, उनको कह दिया गया कि साहब मंदिर के अवशेष मिले हैं। सारी चीज़ें जो है हमने देखा है, इसलिए हम ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी ज़्यादा उम्मीद कोर्ट से नहीं रख रहे हैं और जो कुछ होना है वो संयोजित है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया है कि मस्जिद का तहखाना भी खुलेगा। चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़कर वीडियोग्राफी होगी। मस्जिद के हर हिस्से में इतिहास को खंगाला जाएगा। यही वजह है कि कोर्ट के फैसले के विरोध में अब वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। ये मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना मामले की फाइल को देखे वो कोई आदेश नहीं दे सकते। इससे पहले 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। अब सोमवार को कोर्ट की छुट्टी है, लिहाजा 17 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। 17 मई को ही सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की कोर्ट में भी पेश की जानी है। कोर्ट ने कहा कि उसे 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट चाहिए। किसी भी कीमत पर सर्वे पूरा हो जाना चाहिए। कोई ताला तोड़े, ताला को तोड़ना पड़े, ताले को खोलना पड़े, जैसे भी हो सर्वे 17 मई तक पूरा हो जाए। कोर्ट जितनी जल्दबाजी में है उससे आपके मन में ये उत्सुकता पैदा हो सकती है कि आखिर सर्वे के बाद वहां पर क्या क्या हो सकता है। एक संभावना ये जताई जा रही है कि देर सवेर श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिल सकती है, जिसकी मांग को लेकर याचिका अदालत में दी गई है और जिसके बाद सर्वे की बात अब सामने आई है। लेकिन जिस तरह मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है, उससे नए विवाद की आशंका भी पैदा हो गई है। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, तो हो सकता है कि सबसे बड़ी अदालत इस मामले को रोक दे ताकि उस इलाके में शांति बनी रहे। शांति से याद आया कि काशी में खलबली है। खलबली इस बात से है कि सर्वे में क्या निकलेगा। मुस्लिम पक्ष को सर्वे पर एतराज था, खासकर तहखाना खोलने को लेकर। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सोचते हैं काशी के अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान भाई बहन। आज मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुंचे। जुमे की नमाज के बाद और सर्वे के पहले के क्या हालात हैं उसको जानने की कोशिश की खुद मोइन ने तमाम मुस्लिम लोगों के बीच में। देखते हैं मोइन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे होगा, लेकिन उससे पहले एबीपी संवाददाता मोहम्मद मोइन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुंचे। सर्वे से पहले वहां क्या माहौल था, उनकी आंखों देखी आपको सुनवाते हैं। सर्वे विवाद के बीच वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। सैकड़ों लोगों ने एक साथ जुमे की नमाज पढ़ी। मुझे भी आज वाराणसी की इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला। और एक बात कही जाती है मस्जिद के तहखाने की, तो नीचे तौर पर मुझे कई दरवाजे भी नजर आए। कुछ जगह लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, कुछ जगह लकड़ी के दरवाजे लगे थे और सभी दरवाजों पर लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और लोहे की जंजीरों पर ताला लगा हुआ था, उन पर जाले लगे हुए थे और ऐसा लगता था कि बरसों से इन दरवाजों को खोला नहीं गया है। मस्जिद के अंदर मौलाना साहब ने तकरीर भी की और अपना पक्ष भी सामने रखा।
नमाज से पहले जो धर्मगुरु यानी जो मस्जिद के शाही इमाम थे, उन्होंने तकरीर की, तकरीबन आधे घंटे तक तकरीर की, और आधे घंटे की तकरीर में उन्होंने कई ख़ास बातें कहीं। उन्होंने साफ तौर पर लोगों को कहा कि ये मुश्किल वक्त है, जो अल्लाह के बंदे हैं उनका इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। हालांकि पेश इमाम की तरफ से बार बार जो हुकूमत है उस पर लेकर सवालिया निशान उठाए गए, अदालत की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए गए, और साफ तौर पर कहा गया कि अदालत भी हमारे हक में नहीं बोल रही है, अदालत भी इंसाफ नहीं कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज में सैकड़ों लोग जुटे और कुछ लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो उनकी नाराजगी भी दिखी। ज़्यादातर लोग बाहर निकल चुके हैं और काशी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य द्वार है, यहीं से जो नमाजी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जी बताइए, आज नमाज के बाद जो है वो आज नमाज के बाद आप लोगों ने क्या दुआ की जो है? सर्वे को लेकर पिछली बार मुस्लिमों की नाराजगी के चलते ही इस बार वाराणसी की कोर्ट बेहद सख्त है। पिछली बार सर्वे करने गई टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। ऐसे में इस बार प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कोर्ट के सर्वे के दौरान हर तरह की मदद करने का भरोसा दिलाया है। उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। तो तय है कि आने वाले दिन ज्ञानवापी पर गरमाए रहेंगे। दिल्ली से निपुण सहगल और वाराणसी से प्रतिमा मिश्रा, अजय दुबे के साथ मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी, आज उन्होंने बाकायदा मस्जिद में गए, जुमे की नमाज अदा की, वहाँ लोगों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि कल जो फैसला आया है इस सर्वे को लेकर उस पर मुस्लिम समाज क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है। वही रिपोर्ट अभी आपने देखी। ये सारी बातें श्रृंगार गौरी मंदिर से शुरू हुई और ज्ञानवापी मस्जिद तक पहुंची हैं और फिर ये सवाल उठा कि मस्जिद के अंदर तय खाने का रहस्य क्या है। इसके लिए मैं 3 अलग अलग आपको दावे दिखाने जा रहा हूं। पहला दावा पत्रकार साहित्यकार पदमपति शर्मा जी का है, जिनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को भी श्रृंगार गौरी को लेकर ऐतराज नहीं है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं आने देते क्योंकि तहखाने में विश्वनाथ जी का गर्भगृह है। वहीं मंदिर के पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार ने मस्जिद की बैरिकेडिंग से पहले उस गर्भगृह को देखा था, यानी उस तहखाने को जिसमें मंदिर से जुड़ी तमाम चीजें हैं, तमाम निशानियां हैं। दूसरा दावा व्यास परिवार का है, जो तहखाने की देखरेख करता है और जिसका दावा है कि 1937 में एक कोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन की इजाजत से तहखाना वही खोल सकते हैं और तहखाने में मंदिर से जुड़ी चीजें ही हैं। तीसरा दावा पत्रकार रामप्रसाद का है, जिनको 1991-92 में ज्ञानवापी मस्जिद पर स्टोरी करने के लिए मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। रामप्रसाद ने तहखाने में जो कुछ देखा था उस हिसाब से वहां टूटे फूटे मंदिर के अवशेष हैं। उनमें कुछ लंबे लंबे खंभे थे और पत्थरों पर कलाकृतियां बनी हुई थी जो मंदिर होने के प्रमाण दे रही थी। पत्रकार रामप्रसाद जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गए थे तो उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ली थी। मैं आपको उन तस्वीरों को अब बारी बारी से दिखाता हूं। इन तस्वीरों में से नंदी और पुजारियों की तस्वीर अब मौजूदा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है, लेकिन बाकी तस्वीरें मस्जिद के अंदर की हैं, जहां मंदिर के सबूत दिखते हैं। रामप्रसाद की पत्रिका वंदे मातरम थी, उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा उसके मुताबिक 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था, जो आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में मौजूद है। आप सुनिए रामप्रसाद जी जो अंदर जाकर देख के आए थे मंदिर के अवशेषों को, वो क्या कहते हैं। तहखाने में पहली बात तो ये देखिए कि 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर साइड एक दक्षिण साइड। दक्षिण साइड में जो दरवाजा है वो उसकी ताली व्यास जी के पास रहती थी। अब तो व्यास जी भी नहीं है, परिवार भी नहीं है।
अब वो जिलाधिकारी के पास ताली रह रही है। जब ताली दरवाज़ा खुला हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया और बाहर बाएं तरफ गया। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं। इन सारे विवादों और सवालों में एक नाम बार बार उभरता है और वो है मुगल बादशाह औरंगजेब का। मुगलों में औरंगजेब ने सबसे ज्यादा राज किया, लेकिन लगे हाथ ये भी सही है कि अत्याचार भी सबसे ज्यादा उसी ने किया। ऐसा इतिहास के विद्वान बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक उसकी धार्मिक जिद, नफरत और अत्याचारी मानसिकता का नतीजा ही ज्ञानवापी मस्जिद है। देखिए इतिहास को टटोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। कम से कम पब्लिक के सामने ये सब आना चाहिए कि नहीं असलियत क्या है। होना चाहिए कि मंदिर है कि मस्जिद है, विवाद समाप्त होना चाहिए। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर की छाप। तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं। औरंगजेब के ज़माने में सीधे मंदिर का पूरा विध्वंस का भाग पूरा सामने दिखलाई दे रहा था। ये तो भारत है जिसमें कितना लेट कर रहे हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए नंदी। वहाँ मंदिर था, उनको सर्वे करने देना चाहिए, और सर्वे अगर हो जाएगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। औरंगजेब कैसा अस्थायी आदमी था, अस्थायी शासक था। उसने पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा। यह तो प्रत्यक्ष पता है कि ये मंदिर तोड़ी गई है, और वो भी मुगलों द्वारा। सदियों से काशी विश्वनाथ धाम में पूजा के लिए जा रहे लोगों की आंखें जब मंदिर से सटी हुई मस्जिद की ओर देखती थी तो बरबस ही एक नाम उनके आगे उभर आता। वो नाम है औरंगजेब का। पीछे जो है मंदिर का ढांचा दिखता है, तो अंदर तो और कुछ दिखता होगा। अंदर तो शायद मंदिर का गर्भगृह या और कुछ भी हो। क्यों सर्वे नहीं कराना चाहते ये लोग? आक्रांताओं ने अगर मंदिर गिराया था तो क्या हमारी जनता से पूछ के गिराया था? हमारी जनता से तो पूछ के गिराया नहीं आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को। वाराणसी का हर शिव भक्त ये मानता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो असली विश्वनाथ धाम था, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। पुराणों और अन्य संस्कृत साहित्य में ज्ञानवापी के उत्तर में विश्वेश्वर के मंदिर की स्थिति बतलाई गई है। 1785 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर ज्ञानवापी के दक्षिण में बनवाया गया, क्योंकि 1669 में औरंगजेब के द्वारा ऑलरेडी प्राचीन मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई थी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। इतिहासकारों की इसे लेकर एक राय है, लेकिन उसके लिए तर्क अलग अलग हैं। औरंगजेब जब वाराणसी की तरफ कूच कर रहा था तो वहाँ पे जो उनके साथ जो हिंदू राजा थे, उनकी रानियाँ ये चाहती थी कि बनारस में वो स्नान करें। रानी को जो है विक्षिप्त अवस्था में पाया गया। उसको जो है बादशाह गुस्से में आकर कहा कि उसको जो है आप डिमोलिश कीजिए। इतिहास में इस बात के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के पास कुछ लोग गए और मतलब यहाँ के जो साधु संत हैं उन्होंने यहाँ के मंदिरों के बारे में कुछ कहा कि यहाँ पे जो आपके सूबेदार हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं वो हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ फरमान में औरंगजेब ने उसको मना भी किया, लेकिन बाद के जो फरमान इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने यहाँ काशी के शिव मंदिर के तोड़े जाने का स्पष्ट फरमान है औरंगजेब का। इतिहास में ये बात दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई, लेकिन ये बात सिद्ध होना बाकी है कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर कभी काशी विश्वनाथ मंदिर था।
सवाल ये भी है कि औरंगजेब ने मंदिर क्यों तोड़वाया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उसे इस बात का शक था कि मंदिर के संरक्षक मराठा शिवाजी का समर्थन कर रहे थे। कहते हैं इतिहास पलटकर सामने आता है। सैकड़ों सालों से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद फिर सामने आ गया है। वेद, पुराण, इतिहास और दस्तावेज सब कुछ सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी का असल रहस्य तो तभी खुलेगा जब सामने आएगा ताले में बंद तहखाने का राज। दिल्ली से रविकांत और वाराणसी से प्रतिमा मिश्रा, मोहम्मद मोइन के साथ अजय दुबे की रिपोर्ट। भारत में जितने विदेशी आक्रांता है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त तक मुगलों ने भारत पर शासन किया और उन मुगलों में औरंगजेब ऐसा शराजा बादशाह रहा जिसने सबसे ज़्यादा वक्त तक भारत पर राज किया। करीब 49 साल तक औरंगजेब ने भारत पर, हिंदुस्तान पर उस वक्त राज किया था। उसने मुगल सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार भी इसी दौरान किया और उसी के हिसाब से अत्याचार भी उसने सबसे ज़्यादा किया। कुछ आंकड़े रखता हूं इतिहास से निकालकर जो बताएगा औरंगजेब का हिंदुस्तान का सफर कैसा रहा था। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने हजारों मंदिरों को नष्ट किया। इनमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे अहम है। इतिहासकार कैथरीन एसर ने अपनी किताब आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया में लिखा है कि औरंगजेब ने ही मंदिर को तुड़वाया था। वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी तुड़वाने का आरोप औरंगजेब पर ही लगता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने सबसे पहले लूटा था, तोड़ा था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने भी वही काम किया, इन्हें उस मंदिर को भी तोड़ा, बर्बाद किया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जब धर्म परिवर्तन को तैयार नहीं हुए तो उनका सर जो था वो कलम कराया था औरंगजेब ने। दूसरों की छोड़िए, अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को औरंगजेब ने पहले हराया, फिर एक बीमार हाथी पर दिल्ली की सड़कों पर उसका जुलूस निकाला और फिर उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया था। इतना बेरहम ये राजा था। कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को तश्तरी में सजाकर दारा शिकोह का वो सर भी भेजा था। औरंगजेब ने दारा शिकोह ने अपने और 2 भाइयों को भी मरवाया था और अपने पिता शाहजहां को तउम्र आगरा के किले में कैद रखा था। यानी औरंगजेब ने जब अपने परिवार को नहीं छोड़ा तो आप मान सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो निशानियां थी उनके साथ क्या क्या अत्याचार उस 49 साल के दौरान हुए होंगे जब औरंगजेब भारत पर शासन कर रहा था। एक तरफ मुगलकालीन औरंगजेब का जुल्म सितम है तो दूसरी तरफ ये सवाल भी कि क्या 350 साल पुराने इतिहास को अब बदला जाएगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए 1991 में वर्शिप एक्ट पारित हुआ संसद से, जिसके तहत अयोध्या के उस वक्त के विवाद को छोड़कर बाकी धार्मिक स्थलों पर 1947 यानी जिस वक्त आज़ादी मिली वही स्थिति बहाल रखने की बात की गई थी। ये एक्ट इस बात का प्रोविजन करता है। मुस्लिम पक्ष का यही रोना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसको समझने के लिए हमारी एक और खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे 1991 के संसद से पास किए कानून की अवहेलना ये ज्ञानवापी का फैसला कर रहा है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा करते हैं। 1991 एक्ट साफ तौर पर कहता है, आप उसका वायलेशन करेंगे क्या? ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को सर्वे का काम शुरू होगा। इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। 1991 का एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो गलती से बाबरी मस्जिद को उसको नहीं लाया गया था। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें रहें, जो 15 अगस्त को उसमें जो पोजीशन था उसके ना नेचर को ना कैरेक्टर को डिस्टर्ब किया जाएगा। हमने कानून बनाया, कानून को फॉलो करिए। असदुद्दीन ओवैसी जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं वो क्या है, हम आपको पहले ये बता दें।
1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस एक्ट को पारित किया। इसके तहत किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख को आधार बनाया गया। अयोध्या के विवादित स्थल को इस एक्ट से बाहर रखा गया। 1991 के वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जगह की स्थिति जैसी थी उसे वैसा ही रखा जाएगा, यानी मस्जिद को मंदिर में या मंदिर को मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता। 1990 के दशक में जब अयोध्या का मामला पूरे उफान पर था, तब काशी और मथुरा जैसी जगहों में भी ऐसी स्थिति न पैदा हो, उसे रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद की तरफ से दायर अपील में इसी एक्ट का हवाला देकर सर्वे रुकवाने की अपील की गई है। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि मस्जिद का सर्वे कराने से इस एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन इस सर्वे से हासिल क्या होगा, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया है। कोर्ट ने डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके अगर सर्वे का आदेश किया है तो इसमें तो कोई ऐसा मेरे समझ से प्रोविजंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मेरे हिसाब से वायलेशन तो नहीं है। वो स्टेटस अभी चेंज नहीं होगा जब तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फोर्स में है। ये एक ट्रायल कोर्ट में एक सिविल सूट चल रहा है और सिविल सूट में जहां रिलीफ नहीं हो सकता है, जहां क्योंकि एक्ट के कारण कोई बदलाव नहीं हो सकता है, तब आप क्या इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं और किसके लिए? तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है वो मेरा मानना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी या ना ही कोई औचित्य है। जब आप फाइनल रिलीफ नहीं दे सकते हो तो कोई ऐसे इंटरिम रिलीफ जिस पे कोई सर्वे हो या कोई और एविडेंस गैदरिंग हो, वो क्यों कर रहे हैं? ये इस सिविल सूट को पहले से ही डिसमिस कर देना चाहिए था, क्योंकि कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। हिंदू पक्ष इस बात को लेकर खुश है कि सर्वे से मंदिर का सच सामने आ सकता है। हो सकता है कि सर्वे में मंदिर होने के सबूत भी मिले, लेकिन जब तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव नहीं होता तब तक ज्ञानवापी मस्जिद में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो क्या अब इस एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। और अब बात कश्मीर की। कश्मीर को गुलजार करने के लिए तमाम सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन आतंकी नहीं चाहते कि आम कश्मीरी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। पिछले 24 घंटे में आतंकियों ने 2 लोगों को जान से मार दिया। एक कश्मीरी पंडित तो दूसरा पुलिस का जवान था। बीते कुछ दिनों में घाटी में हुई सबसे बड़ी आतंकी वारदातों में से एक है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या घाटी में कत्लेआम का दौर वापस लौट रहा है? इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी और निधिश्री झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने इसको बोला था तो नौकरी छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सब खत्म हो, अब बचा ही क्या बोलूं, मैं कोई हिम्मत नहीं है, मैं कोई हिम्मत नहीं है। मैं क्या करूंगी, आपको सिपाही देखेगा वो। उसको नाम बोलकर बोला ये राहुल भट्ट है। जब उसको राहुल भट्ट बोला गया तब गोली मार। उन्होंने टारगेटेड किलिंग की। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की। चला गया बेचारा, क्या करो, पता नहीं उनमें से किसी ने मार दिया मेरे को। मैं तो प्रूफ है, कौन अच्छा खोल का साथी नहीं है, कोई नहीं है, मेरा वही था बस। जब किसी सुहागन की मांग गुजरती है, जब किसी माँ की गोद सूनी होती है, जब कोई लाडला बेमौत मारा जाता है, तो कलेजे को चीर कर रख देने वाली ऐसी चीख और चीत्कार सुनाई देती है। घाटी ऐसी ही दर्द भरी आवाजों से गूंज रही है, जिसका कारण है घाटी में आतंकवाद। और उस आतंकवाद के कारण 2 दिनों में आतंकवादियों ने 2 निर्मम हत्याओं को अंजाम दिया है।
कल बडगाम के तहसील दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के सीने में 5 गोलियां दाग दी। तो आज तड़के बडगाम से 40 किलोमीटर दूर पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ रियाज अहमद की आतंकवादियों की गोली से मौत हो गई। मेरा वही था बस। सिसकियां ले रही ये मीनाक्षी भट्ट है, राहुल भट्ट की पत्नी। हत्या से 10 मिनट पहले पति से बात हुई थी, कहा था घर जल्दी आ जाओ। राहुल लौट तो आए लेकिन पूरा बदन गोलियों से छलनी था। उधर ही फोन आया मेरे को, हाथ बैठ के मेरे को उसको नहीं बोला ये राहुल को गोली आई है, मगर मैंने राहुल जी को फोन किया, उसने नहीं उठाया। मुझे चल गया पता, मुझे पता चल गया उसी को मारी है गोली। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, मैं उनके पैर पड़ जाती, मैं उनके घर में झाड़ू मार लेती, पोछा मार लेती, मगर उनको बोलती इसको छोड़ दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी, मगर इसको छोड़ दो। 2 की 3 बंदे थे, बोला कि ये राहुल कौन है, 3 बंदे बैठे हुए थे, राहुल कौन है, उन्होंने बोला ये है राहुल। तो यही उसने बोला शायद मैं हूँ राहुल की, उन्होंने ही बोला क्योंकि उसके पास पब्लिक डीलिंग की थी। तो बोलते उसने सीधा फायर करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था इसको 5 फायर आए हैं, मुझे लगा इसको 3 फायर आए, 5 फायर उसने तो पूरी गोलियां खत्म कर दी इसी के ऊपर। वो बेचारा बहुत कमजोर था, वो एक गोली का भी नहीं था, उसको क्या हो गया। आतंकवादियों ने सिर्फ राहुल को ही नहीं मारा, जीते जी उनके पूरे परिवार को भी मार दिया। माँ कल से ही मातम में डूबी है, खुद को इस बात के लिए कोस रही है कि आखिर उसकी दुआओं में कहाँ कमी रह गई। आतंकियों की गोली उसके आंचल पर भारी कैसे पड़ गई। क्या मदद पाने, क्या हो गया बेचारे को, फिर वापस बेचारा चला गया, बेचारा क्या करो, इतना इज्जत है उसको बेचारे को, क्या करो, क्या कहूँ। घर के अंदर चीख पुकार की आवाजें सुनते ही दहलीज पर बैठे अभागे पिता भी आंसुओं में डूब जाते हैं। खुद को संभालते हैं, लेकिन बेटे का जिक्र आते ही सब्र का बांध टूट जाता है। क्या कह सकते हैं, सब कुछ खत्म किया, सब खत्म हो गया, अब बचा ही क्या बोले नहीं, अब बचा ही क्या बोली। बुढ़ापे में बचा होता है सारा माँ बाप का, वही चला गया, अब क्या बोलूं। राहुल की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि पुलवामा में आतंकियों ने एक और खूनी साजिश को अंजाम दे दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ को गोली मार दी। रियाज को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए। एक के बाद एक हो रही मौत के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। आज हंगामा इतना बढ़ गया कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं, जिद पर अड़े हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दे। ये वो कश्मीरी विस्थापित हैं जो शेखपुरा की इस कॉलोनी में राहुल भट्ट के साथ रह रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी जो है, इनके साथ मिलने के लिए बाकी जगहों से भी कश्मीरी पंडित यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे। हमारी मांग है कि हमारी सेफ्टी क्या है, हमें कौन बचाएगा। कि एलजी साहब यहाँ आए, ये कब तक कितनों को मारना है, कितनी राहुलों को मारना है। जम्मू से निधि श्री के साथ आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। और अभी सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले ही सुरक्षा बलों ने उन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है जो राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। दूसरी तरफ सरकार ने राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ऐसी पहल सरकार पर लोगों के भरोसे को मजबूत करेगी, लेकिन आतंक का समूल नाश जरूरी हो गया है, क्योंकि घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों ने नया पैंतरा अख्तियार कर लिया है। क्या है आतंकियों का यह नया मॉड्यूल, इसी पर देखिए मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी और ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकियों का पहला निशाना कश्मीरी पंडित। दूसरा निशाना जम्मू कश्मीर पुलिस।
तीसरा निशाना प्रवासी मजदूर। घाटी में सुरक्षा बल जिस रफ्तार से आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उससे आतंकी इतने बौखला गए हैं कि अब वो बदले के लिए बेगुनाहों को चुन रहे हैं। चाहे राहुल भट्ट हो या फिर रियाज अहमद या फिर उनसे पहले प्रवासी मजदूरों पर हमले, सबका मकसद यही है कि आम आदमी के दिल में डर बैठा रहे। और डर बिठाने के लिए तो वो तौर तरीकों के अलावा अब नाम भी बदल रहे हैं ताकि उंगली पाकिस्तान पर ना उठे। घाटी में आतंकी स्थानीय शब्दों से मिलते जुलते नामों से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि राहुल की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पिछले साल 30 दिसंबर को ही कश्मीर टाइगर्स के सरगना मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबूजार को उसके 2 साथियों के साथ नौगाम में ढेर कर दिया था, जिसके बाद संगठन भी खत्म हो गया था। लेकिन इस संगठन का नाम फिर से उछाला जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निर्देश पर भारतीय नाम वाले आतंकी संगठनों का नाम इसलिए लिया जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को विरोध का सामना न करना पड़े, जबकि उसके मुखौटा संगठनों की कमान आईएसआई, जैश और लश्कर के हाथ में होती है। राहुल भट्ट और एसपीओ रियाज की हत्या में जो मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है, वो भी लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की है, जो हिट एंड रन में माहिर माने जाते हैं। यानी आओ, हमला करो और फिर भीड़ में छुप जाओ। ऐसे हमलों को रोकना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। इस साल आतंकियों ने कुल 57 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 12 नागरिकों की मौत हुई। ज्यादातर हमले टारगेटेड किलिंग से ही जुड़े हैं। आतंकी जिस रफ्तार से अपना फन फैला रहे हैं, उसके बाद घाटी की राजनीति उबाल मारने लगी है। जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। महबूबा मुफ्ती जी के पिछले कई दिनों से विचारों को देखें या उनके ट्वीट्स को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक सांप्रदायिक राजनीति करने की इच्छुक है, लेकिन कोई मौका मिले जहां राजनीति कर सके तुरंत उसमें कूद जाएंगी। घाटी में 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, इसीलिए सुरक्षा बलों की चुनौती और भी बढ़ गई है। फाइनल जवाब की बारी है और वो फाइनल जवाब जो आज हमने सवाल पे पूछा था, आपके सामने ये सवाल है कि क्या सर्वे के नतीजे ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद खत्म कर पाएंगे? देखते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर क्या जवाब आए हैं। हाँ कहने वाले कितने हैं और नहीं कहने वाले कितने हैं? हाँ कहने वाले 64% हैं, नहीं कहने वाले 36% हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्वे के नतीजे ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद खत्म कर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।